हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदिक क्लासेस में स्वागत है। और आज रचना शरीर का लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 में हम शरीरोक्रमणीय शारीर का मृत शोधन विधि को समझेंगे। मीन्स की प्रिजर्वेशन ऑफ बॉडी, मतलब कि बॉडी का कैसे हम प्रिजर्वेशन करते थे पहले, या आज के ज़माने में प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। हमारे आज से 5000 साल पहले आचार्य कैसे उसका प्रिजर्वेशन करते थे, तो आज हम उसको समझेंगे। बट उसके पहले पिछले लेक्चर 2 में एक कमेंट था, मतलब एक क्वेश्चन था कि शारीर ज्ञान प्रयोजन, शारीर ज्ञान प्रयोजन या शारीर ज्ञान की उपयोगिता। ठीक है, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो शारीर ज्ञान से क्या होगा? शारीर ज्ञान से क्या होगा कि इससे हमें मानव शरीर की क्या संरचना, मानव शरीर की संरचना, ठीक है, और उसके काम करने के तरीके, और उसके काम करने के तरीके के बारे में पता चलता है। ठीक है, उसके काम करने के तरीके के बारे में पता चलता है। अब अगर हमें शरीर का ज्ञान होगा तो हमें उसकी किसी भी, मान लो कोई डिसीज़ हो गई, तो उसकी चिकित्सा के बारे में जानकारी मिल सकती है। ठीक है, किसके बारे में? चिकित्सा। अब हमें अगर शरीर का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? किसी डिसीज़ की, कोई व्याधि अगर हमें हो गई है, कोई डिसीज़ हमको हो गई, तो हम उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? इसलिए हमें शरीर का ज्ञान होना आवश्यक है। और क्या हो सकता है, जैसे कि अगर हमें शरीर का ज्ञान होगा तो काम करने के तरीके के बारे में जानकारी मिलती है कि हमारा शरीर कैसे कार्य करता है, इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। अगर हमें शरीर के बारे में पता है तो हमें शरीर में, हमारे शरीर में या किसी के शरीर में कितनी क्या है, शरीर में ताकत या कमजोरी, ताकत या कमजोरी के बारे में पता चल सकता है। और जैसे मान लो हम कोई खेल खेल रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है। अब कोई खेल अगर खेल रहे हैं तो खेलों के चयन में, किसमें? खेलों के चयन में, खेलों के चयन में सहायता मिल सकती है। अगर हमें पता होगा तो हम जान सकते हैं कि हमें किस खेल को खेलना चाहिए, अगर हमें अपनी ताकत या कमजोरी का पता है तो। अब पता चला हमारे पास ताकत नहीं है और हम रेसलिंग करने चले गए, तो हमें इससे पता चलेगा, अगर जिस हिसाब से हमारी ताकत होगी हम उस हिसाब का खेल खेलेंगे। ठीक है, और शरीर का ज्ञान अगर है तो हम कई बीमारियों का निदान कर सकते हैं, बीमारियों के बारे में मतलब बीमारियों का हम लोग क्या कर सकते हैं, निस्तारण कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो हमें या किसी को कैंसर हो गया है, ठीक है, मान लो जैसे कैंसर हो गया है किसी को, तो अब हमें अगर शरीर का ज्ञान नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमें शरीर का ज्ञान है तो हम क्या करेंगे, उसका सूक्ष्मदर्शी से, किससे? सूक्ष्मदर्शी से उसके ऊतक को देखेंगे, ठीक है, और उसके ऊतक की जांच करेंगे। अब जांच करने से हमें पता चलेगा क्या, कि इसकी तो कैंसर कोशिकाएं किस प्रकार कार्य कर रही हैं। मीन्स कि कैंसर की कोशिकाएं कैसे कार्य कर रही हैं, हमें इसकी जानकारी मिलेगी। ठीक है, अगर हमें शरीर का ज्ञान है तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर हमें शरीर का ज्ञान है तो हम खिलाड़ी की ताकत और कमजोरी को पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसी के अनुसार कि मतलब उसे किस खेल के क्षेत्र में उसकी रुचि है, उसी के अनुसार उसका कौशल विकसित कर सकते हैं हम।
उसका खेलों में चयन कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जो होती है वो हमें शारीर के ज्ञान से ही होती है। ठीक है, ये सारी जानकारियाँ जो होती हैं हमें, ये शारीर के ज्ञान से ही प्राप्त होती है। अब चलो ये टॉपिक शुरू हुआ तो हम एक चीज़ और बता देते हैं कि शारीर शास्त्र जो होता है, शारीर शास्त्र जो होता है उसके विभाग कितने हैं। शारीर शास्त्र के विभाग, मेरी राइटिंग थोड़ा ख़राब है, तो शारीर शास्त्र के 2 विभाग होते हैं। एक कौन सा होता है, पहला रचना शारीर, दूसरा क्या होता है क्रिया शारीर। क्रिया शारीर। अब रचना शारीर का एक श्लोक है, रचना प्रतिपादकम शारीरम रचना शारीरम, अर्थात जिस विज्ञान के अंतर्गत शरीर की रचना के संबंध में, मतलब कि रचना शारीर में क्या करेंगे, शरीर की रचना का ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, रचना शारीर कहेंगे। शरीर की रचना मतलब अब शरीर में अस्थियां कैसी हैं, मांसपेशियों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, संधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, या नर्व्स कैसे हैं, हमारे ऑर्गन्स कैसे हैं, या हमारे अंग प्रत्यंग कैसे हैं, इन सब की जानकारी हमें कहाँ होगी, रचना शारीर में होगी। ठीक है, और क्रिया शारीर में क्या होता है, इसका श्लोक है क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शारीरम, क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शारीरम। मीन्स कि जहाँ पर जिस विज्ञान के अंतर्गत शरीर के अवयवों, ठीक है, मतलब शरीर के अवयवों की क्रिया, शरीर के अवयवों की क्रिया के बारे में अध्ययन मिलता है या अध्ययन प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया शारीर कहेंगे। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकला, जहाँ पर शरीर की रचना का ज्ञान प्राप्त हो उसे रचना शारीर कहेंगे, जहाँ पे शरीर की क्रिया का ज्ञान प्राप्त हो उसे क्रिया शारीर कहेंगे, कि मतलब कार्य कैसे कर रहा है उसे हम क्रिया शारीर कहेंगे। ठीक है, हमें रचना शारीर में पता चलता है कि हमारे ऑर्गन कैसे हैं, कौन कौन से आर्गन हैं, कहाँ कहाँ पे रखे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सा अंग है, इसकी जानकारी हमें रचना शारीर में मिलती है। और हमारा अंग कैसे कार्य कर रहा है या हमारा प्रत्यंग कैसे कार्य कर रहा है, मीन्स कि हमारा ऑर्गन कैसे कार्य कर रहा है, उसकी जानकारी हमें क्रिया शारीर में प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं कि बॉडी का प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। तो बॉडी का प्रिजर्वेशन जो होता है उसके लिए क्या है कि जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए मैं समझाते चलता हूँ मेन चीज़ें। तो हाँ देखिए क्या है, मृत शोधन एवं संरक्षण या मृत शरीर का शोधन, मतलब कि कोई डेड बॉडी है उसका संरक्षण हम कैसे करेंगे या मृत शरीर का शोधन कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो सब का संरक्षण मीन्स कि प्रिजर्वेशन ऑफ द डेड बॉडी, मतलब कि बॉडी का हम प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं उसकी हम जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो क्या है, मृत शरीर का विच्छेदन यानी मृत शोधन या मृत शरीर का विच्छेदन। तो क्या होगा कि शरीर के अंग प्रत्यंग विभाग संख्या शारीर व्याकरण शारीर आदि के लिए एक शास्त्र है जहाँ इसका ज्ञान आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर प्रत्यक्ष कार्याभास के लिए शरीर ज्ञान की भी उपयोगिता है। ठीक है, विशेष तौर पर शल्य शास्त्री के लिए या तो बहुत ही उपयोगी होता है, इसलिए इसका प्रत्यक्ष ज्ञान करना शवच्छेदन आवश्यक होता है। शवच्छेदन क्या होता है, डाइसेक्शन होता है। डाइसेक्शन क्या होता है, बॉडी को हम लोग कट करके उसके अंदर के ऑर्गन्स को देखते हैं और उसके अंग प्रत्यंगों को देखते हैं। ठीक है, तो जब पढ़ाई करते हैं हम लोग तो पढ़ाई के दौरान डिसेक्शन करते हैं, इससे हमें बॉडी के बारे में पता चलता है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है,
इसी को हम क्या कहते हैं, डिसेक्शन कहते हैं। अब आज के आधुनिक युग में क्या होता है, आचार्य सुश्रुत के काल में आज से लगभग 3,500 वर्ष पहले मृत शरीर का शवच्छेदन करना इतना आसान नहीं था। ठीक है, जैसा कि आज हम लोग के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं जिससे हम डिसेक्शन आसानी से कर देते हैं, बट आचार्य सुश्रुत जो थे आज से लगभग 3,500 वर्ष पहले, उस समय इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। हालांकि आचार्य सुश्रुत ने 144 इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन उस समय कर दिया था। ठीक है, तो आगे देखेंगे, अनेक साधनों तथा यंत्र शास्त्रों का अभाव, शवविच्छेदन गृह का अभाव, समाज की पारंपरिक रचना, उनके सामाजिक नियम आदि, इनके अनुसार मृत शरीर को स्पर्श करना भी अच्छा नहीं माना जाता था, उसका विच्छेदन करना तो एकदम ही निकृष्ट काम था। भाई पहले क्या था कि बॉडी को पहले क्या, अभी भी है कि बॉडी को मतलब सामाजिक नियम ये था कि बॉडी को छूना भी अच्छा नहीं मानते थे, और शवच्छेदन की तो बात ही दूर है। ठीक है, डिसेक्शन की तो बात ही दूर है। उस समय का ये हाल था, आज भी वही है लगभग। और क्या है, अतः उस काल में मृत संशोधन एवं संरक्षण की जो पद्धति अपनाई जाती थी वह आधुनिक पद्धति से बिल्कुल अलग थी। मतलब कि पहले जो हम लोग बॉडी का शवच्छेदन करते थे वो आज की पद्धति से अलग था, क्योंकि अब तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हो गए हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट होते थे, उन्हीं से करना होता था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या प्राचीन संरक्षण पद्धति क्या थी, मतलब पहले के समय में कैसे शव का संरक्षण किया जाता था। तो क्या है, शव का संरक्षण शवच्छेदन कर्म से पूर्व ही करना आवश्यक होता था। मतलब कि शव का जो संरक्षण था, शवच्छेदन क्या होता है, डिसेक्शन क्या होता है, डिसेक्शन होता है। ठीक है, DISSECTION, डिसेक्शन होता है। ठीक है, शवच्छेदन मतलब क्या होता है, डिसेक्शन। तो पहले क्या था, इतना आसान नहीं था। प्राचीन काल में शव संरक्षण के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि भारत में ही नहीं अपितु मिस्र आदि अन्य देशों में भी शव संरक्षण विधि समाज में प्रचलित थी। जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा होगा कि ममीज होते थे, तो ममीज में क्या होता था कि शवों को रखा जाता था ना, संरक्षण करके रखा जाता था। तो जैसे अब देखा आपने, रामायण एवं महाभारत काल इस समय की प्रमाण की पुष्टि करते हैं। महाराजा दशरथ के मृत शरीर को भरत ने अनेक आने तक तैल द्रोणी में सुरक्षित रखा था। ठीक है, बॉडी को संभाल के रखा था, वही क्या था, सब का संरक्षण था। मिस्र में भी अनेक राजा एवं उच्च अधिकारियों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए औषधियों का लेप में संरक्षित किया जाता था। जिस स्थान पर शवों को सुरक्षित रखा जाता था उन्हें पिरामिड कहा जाता है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, और आप जानते भी हैं पिरामिड क्या होता है। पिरामिड में बॉडी को सुरक्षित रखा जाता था मृत्यु के बाद। ठीक है, आज भी विश्व में पिरामिड्स की इजिप्ट प्रसिद्ध है, जहाँ शताब्दियों पूर्व के शव आज भी संरक्षित रखे हुए हैं। ठीक है, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। ठीक, ये केवल नॉर्मल से इसको पढ़ लेना होगा। ठीक है, मेन विधि जो बताई गई है आगे बताया जाएगा कि बॉडी को कैसे सुरक्षित रखते थे। ठीक है, उसकी विधि क्या थी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक है। 4 लाइन का श्लोक है, इसको याद करना पड़ेगा, याद हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद हो जाएगा। ठीक है, मैं संस्कृत पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा हुआ है, तस्मात्, क्या लिखा है, तस्मात् समस्त गात्रम विष उपहतम, देखते जाइएगा, समस्त गात्रम विष उपहतम दीर्घ व्याधि पीड़ितम वर्ष शतिकम निःसृष्टांत्र पुरीशम पुरुषम वहन्त्यम आप गायाम निबद्धम पंजर स्थम, क्या लिखा हुआ है, निबद्धम पंजर स्थम मुंज वल्कल कुश षाणादि नाम अन्यतमेन वेष्टिता वेष्टिता अंग प्रत्यंगम प्रकाशे देशे कोथेत सम्यक प्रकुथितम च उद्धृत्या ततो देहम सप्तरात्रादि, यानी कि 7 रात्र, सप्तरात्रादि उशीर
बाल वेणु वल्कल कूर्चनाम अन्यत मेन शनैः शनैरव घर्षयम् स्त्वग आदीन सर्वानेव ब्रह्म अभ्यंतर अंग विशेषान यथो उक्तान लक्ष्य चक्षुषा। ये आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, 4 लाइन का श्लोक है, इसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसी में पूरा लिखा हुआ है कि संरक्षण कैसे करना है और शवच्छेदन कैसे करना है। ठीक है, ये सारा इन्हीं 4 लाइन के श्लोक में लिखा हुआ है। लिख के याद करेंगे, याद हो जाएगा। देखते हैं शव का संरक्षण कैसे होता है। तो क्या लिखा हुआ है कि तस्मात् समस्त गात्रम विष उपहतम दीर्घव्याधि पीड़ितम वर्ष शतिकम। मतलब जो शरीर के अंग प्रत्यंग होते हैं, ठीक है, जो शरीर के अंग प्रत्यंग होते हैं, समस्त गात्रम सारे हों, विष उपहतम जिनकी मृत्यु विष से ना हुई हो। ठीक है, जिनकी मृत्यु विष से ना हुई हो, विष उपहतम। फिर क्या है, दीर्घ व्याधि पीड़ितम, जो दीर्घ काल से किसी व्याधि से पीड़ित ना हो, मतलब उनको कोई व्याधि ना हुई हो। ठीक है, कोई भी दीर्घ व्याधि से पीड़ित ना हो, वर्ष शतिकम। ठीक है, और वर्ष शतिकम मतलब क्या होता है, जिसकी आयु क्या हो, 100 वर्ष से कम हो, जिसकी आयु 100 वर्ष से कम हो। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, निसृष्टांत पुरीशम, मतलब शरीर पर लगा हुआ जो आंत्र मल है, अंदर जो मल है वो क्या हो, निसृष्टांत पुरीशम, अंतर्मल क्या हो, साफ किया हुआ हो। पुरुषम वहंत्याम आप। ठीक है, गायाम निबद्धम पंजर स्थम। ठीक है, ऐसे मृत शरीर को तेजी से बहने वाली नदी में क्या करना चाहिए, पंजर स्थम गायाम निबद्धम पंजर स्थम मुंज वल्कल कुश, उनको क्या करना है, बहने वाली नदी में पिंजरे में, पिंजर बोला ना, पंजर स्थम, तो ये क्या बोलेंगे, इसे पिंजड़े में बांधकर। मुंज वल्कल, किससे, मूंज, गाँवों में देखा होगा आपने, सुना होगा मूंज होता है, मूंज, तो क्या करेंगे उसे मूंज से, वल्कल से यानी पेड़ का छिलका, वल्कल मतलब क्या होता है, पेड़ का छिलका, कुश से, कुशा जिसे कहते हैं, और कुश षणादि, षण जानते हैं ना, सणई जिसे कहते हैं, सनई, तो षण से, मतलब इनमें से किसी एक से मन्नतन वेष्टिता अंग प्रत्यंगम प्रकाशे, मतलब क्या कहते हैं, अंग प्रत्यंग को लपेट कर प्रकाशे देशे कोथयेत, किसी अंधेरे जगह में सड़ाते हैं। कहाँ पे, अंधेरी जगह में सड़ाते हैं। सम्यक प्रकुथितम च उद्धृत्या ततो देहम, फिर क्या करेंगे, मतलब उसमें अंधकार में, मतलब अंधेरी जगह में सड़ाते हैं। ततो देहम सप्त रात्रादि, फिर क्या करेंगे, 7 रात्रि के बाद, मतलब कि 7 दिन के बाद। ठीक है, सप्त रात्रादि उशीर वल्कल, मतलब कि उशीर क्या होता है, उशीर क्या होता है, मतलब खस, उसीर मतलब खस, बाल वेणु मतलब बांस से। ठीक है, वल्कल मतलब क्या होता है, वृक्ष की छाल यानी पेड़ की छाल से, मतलब कि क्या करेंगे, सप्तरात्रादि 7 दिन के बाद उसीर वल्कल वेणु। ठीक है, फिर कूर्चा नाम मन्नत में, मतलब कूर्च से, कूर्ची जानते हैं, कूची, कूची से, कूर्च मतलब क्या होता है, कूची। ठीक है, शनैः शनैरव घर्षयम, क्या करेंगे, घर्षण करेंगे, शनैरव से क्या करेंगे, घिसते हैं, खुरचते हैं, घर्षण करते हैं। फिर क्या होगा, वाह्य अभ्यंतर, बाहर और अंदर यानी बाहरी और आंतरिक, यथोक्तान लक्ष्य चक्षुषा, फिर क्या करेंगे, उसको अपनी आँखों से देखेंगे, उसकी त्वचा को, उसकी त्वचा को क्या करेंगे, देखेंगे। तो कुल मिला के इतनी सी बात हुई। देखिए यहाँ पे हिंदी लिखी भी हुई है, बताता हूँ पढ़ के। अतः शरीरगत अंग प्रत्यंग को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिसके शरीर में संपूर्ण अंग प्रत्यंग हो, लिखा था ना अभी, तस्मात् समस्त गात्रम, मतलब संपूर्ण अंग प्रत्यंग हो, जिसकी मृत्यु विष से ना हुई हो, विष उपहतम, जिसकी मृत्यु विष से ना हुई हो, जो दीर्घ काल तक व्याधि से पीड़ित ना हुआ हो, मतलब कि दीर्घ व्याधि पीड़ितम, जो दीर्घ काल से आगे से पीड़ित ना हो, जिसकी आयु 100 वर्ष से कम हो, मीन्स की वर्ष शतिकम,
शरीर पर लगा हुआ आंतर्गत मल साफ किया गया हो, मीन्स कि निशिष्टांत पुरीशम, शरीर पर लगा हुआ मल अंतर्गत साफ किया गया हो। पुरुषम वहंत्यामाप, ऐसे मृत शरीर को तेजी से बहने वाली नदी में, वहंत्यामाप गायम निबद्धम, गायम बहने वाली नदी में, निबद्धम पंजर स्तंभ, पिंजरे में बांधकर, मुंज वलकल, ये लिखिए मुंज मतलब वृक्षों की छाल, वलकल मीन्स पेड़ों की छाल, कुश शन मतलब क्षण, क्षण मतलब सनई, इनमें से किसी एक वस्तु से अंग प्रत्यंगों को लपेटकर अप्रकट स्थान जहाँ पे अंधेरा हो, मतलब कि बहता हुआ जल नहीं होना चाहिए वहाँ पे, और अंधेरा हो, ऊपर से पेड़ों की छाया होनी चाहिए, और उसी नदी में रख देना चाहिए। ठीक है, 7 दिन के बाद उसे भलीभांति सड़े हुए, उसमें से 7 दिन में क्या होगा, उसकी जो बॉडी है वो सड़ चुकी होगी। ठीक है, उस मृत शरीर को नदी से बाहर निकाल लेना चाहिए। ठीक, पिंजरे में जो पिंजरा बांधा गया था उसे खोल लेना चाहिए तथा मुंजादि आवरण को हटा देना चाहिए, जो मुंज से हमने आवरण बनाया था उसको हटा देना चाहिए। फिर क्या करेंगे, उसीर से यानी खस से, बाल वेणु यानी बांस से, वल्कल यानी वृक्ष की छाल से, इनमें से किसी एक से तैयार की हुई कूंची, मतलब इन सब से कूंची बनाई जाती। कूंची जानते हैं, गांव में जो पहले के ज़माने में पुताई करते थे वो कूंची से ही करते थे। ठीक है, तो वही बोला गया कि या तो बांस की हो या खस की हो, वृक्ष की छाल हो, इनमें से एक बनाई एक कूंची से धीरे धीरे खुरचते हैं। खुरचने से क्या होगा, पूर्व इसमें पुरोक्त सब त्वचाओं को बाहर बाहिर और अभ्यंतर अंगों प्रत्यंगों को दिखाया जा सकता है, मतलब कि डिसेक्शन करते थे। जैसे आज के समय में लोग इंस्ट्रूमेंट को लेकर डिसेक्शन करते हैं, तो पहले कूंची से कूंची से डिसेक्शन करते थे। ठीक है, मैंने एक पोस्टर लगाया तो उसको आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ये आचार्य सुश्रुत हैं, और ये देखिए डिसेक्शन कर रहे हैं, ये यहाँ पे, और डार्क करना पड़ेगा क्या, ये देखिए ये डिसेक्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं डिसेक्शन। ठीक है, ये देखिए ये कूची से खुरच रहे हैं, ये यहाँ पे कूची से खुरच रहे हैं आचार्य सुश्रुत। और ये देखिए ये बहता हुआ जल मतलब रुका हुआ जल है। ठीक है, ये यहाँ पे जल में ये रखा गया है बॉडी को, ये बगल में पेड़ लगे हैं, इनकी छाँव होती थी। ठीक है, इसी में सड़ाते थे 7 दिन। 7 दिन के बाद बॉडी बाहर निकाल के फिर उनका ऐसे खुरच खुरच के कूंची से बॉडी को देखा करते थे। ठीक है, इसमें का केवल यही वाला श्लोक इम्पॉर्टेंट है, और नेक्स्ट श्लोक ये वाला रहने दीजिए, इसको कट करिए। जो मेन चीज़ें हैं बस वही पढ़ते हैं, जो काम की चीज़ें हैं। अब देखिए वहाँ पे ऊपर जो था वो डिटेल में लिखा हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। आचार्य सुश्रुत के समय में संरक्षण मृत शोधन विधि, यहाँ पॉइंट में लिख दिया हुआ है, क्या लिखा है, संरक्षण से पूर्व मृत शरीर की परीक्षा व सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए संरक्षण करना है तो उसके पहले हम क्या करेंगे, मृत शरीर को कैसे उसकी मृत शरीर कैसे उसकी परीक्षा करनी है कि यह मृत शरीर सही है कि नहीं सही है, हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसके बारे में हमें यहाँ पे सावधानी मिलती है। और संरक्षण देखते हैं कैसे, जिस शव में पूर्ण अंग प्रत्यंग हो, क्या देखते थे, जिस शव में पूर्ण अंग प्रत्यंग हो। अब ऐसा नहीं है कि किसी को कोई व्याधि हो गई हो, व्याधि क्या होनी चाहिए, व्याधि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अंग प्रत्यंग सारे होने चाहिए, ऐसा ना हो कि पता चला हाथ कटा हो या पैर कटा हो सॉरी, सारे अंग प्रत्यंग होने चाहिए। क्लियर, जिसकी मृत्यु दीर्घकालीन व्याधियों से ना हुई हो। अब ऐसा नहीं हो कि बहुत लंबे से बीमारी चली आ रही है और फिर उससे उसकी मृत्यु हो गई, ऐसे सबको नहीं लेते थे। जिसकी मृत्यु विष प्रयोग से ना हुई हो, ठीक है, विष प्रयोग से जिसकी मृत्यु ना हुई, जो पॉइजन ना खाया हुआ हो, ऐसी बॉडी को लेते थे। जिसकी आयु 100 वर्ष से कम हो, मीन्स कि जिसकी आयु 100 साल ना हुई हो, उससे कम हो, ऐसी बॉडी को लेते थे। आगे फिर ये सारा वही चीज़ दिया हुआ जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, इसके आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं आधुनिक समय में संरक्षण एवं मृत शोधन कैसे होता है। ठीक है, आधुनिक समय में यानी कि मॉडर्न अभी के टाइम पे हम लोग बॉडी का संरक्षण कैसे करते हैं या डिसेक्शन कैसे करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, आधुनिक युग में विभिन्न शास्त्रों में जो प्रगति तथा उन्नति हुई उसके अनुसार मृत शरीर के संरक्षण एवं रंजन की व्यवस्था का भी आविष्कार हुआ है। ठीक है,
अतः आज के शव संरक्षण के लिए हमें किसी नदी की तलाश करना आवश्यक नहीं है। जैसे पहले आचार्य सुश्रुत के समय में क्या करते थे, नदी की तलाश करते थे। किसकी? नदी की तलाश करते थे कि भाई नदी हो और वहीं पे बॉडी रखना है, 7 दिन में फिर वो जब सड़ जाएगी फिर उसको निकाल के उसको खुरच खुरच के उसके अंग प्रत्यंग देखे जाएंगे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। मॉडर्न टाइम में, आज के समय में क्या होगा, विज्ञान की प्रगति के कारण, विज्ञान क्या कर रहा है, साइंस हमारी प्रगति कर रहा है। तो आज हम मृत शरीर प्राप्त करने पर, जैसे हमें मृत शरीर मिल गया तो शवच्छेदन गृह में उसे रखा जाता है। ठीक है, शवच्छेदन गृह होता है, डिसेक्शन हॉल होता है। ठीक, शवच्छेदन गृह में सूची वेद द्वारा उसमें संरक्षक द्रव भर देते हैं। ठीक है, सूची वेद यानी क्या होता है, इंजेक्शन के द्वारा हम उसमें संरक्षक द्रव भर देते हैं, यानी कि संरक्षण करने वाला लिक्विड द्रव भर देते हैं, जिससे वह मृत शरीर सड़ नहीं सकता। क्या होता है, मृत शरीर सड़ नहीं सकता, वो वैसे का वैसे ही बना रहेगा लगभग, और शव की विभिन्न अंतर रचनाएं नष्ट नहीं होती हैं। भाई सड़ाएंगे तो अंदर की रचनाएं भी तो नष्ट हो जाएंगी, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। उससे हम क्या कर देंगे, आज के समय में सूची वेद के द्वारा हम लोग क्या कर देंगे, उसमें संरक्षक द्रव भर देंगे। इससे क्या होगा, मृत शरीर सड़ा नहीं सकता है। ठीक है, और अंतर रचनाएं जो होती हैं वो नष्ट नहीं होती हैं, जिसका हम लोग अच्छे से उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तथा रंजक द्रव भी शरीर में प्रविष्ट करा देते हैं। ठीक है, रंजक द्रव प्रविष्ट करा देंगे, जिससे धमनी, सिरा आदि रचनाओं का अन्य रचनाओं से सुलभता से विच्छेद कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के समय में ऐसा होता है। फिर आगे देखेंगे, संरक्षण से पूर्व मृत शरीर की परीक्षा और सावधानियां या पूर्व कर्म। अब आज के समय में हम लोग कैसे संरक्षण करते हैं, उसके पूर्व की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानेंगे। इस प्रक्रिया में मृत्यु होते ही शव को ग्रहण करके संरक्षित कर लिया जाता है। अब आज के समय में क्या होता है, जैसे ही मृत्यु होती है, मृत्यु होते ही उसका तुरंत शव क्या कर लेंगे, हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, शीतकाल में मृत्यु होने के समय से लेकर लगभग 30 घंटे तक शव में दूषित परिवर्तन नहीं होता। इसको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। जैसे मान लो ठंडियों में किसी की मृत्यु होती है तो 30 घंटे तक, ठीक है, 30 घंटे तक शव को 30 घंटे तक शव में दूषित परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, और ग्रीष्म काल में क्या होता है, ग्रीष्म काल में मृत्यु होते ही शव के बाहर बर्फ लगा दी जाती है। भाई ग्रीष्म काल में गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो बॉडी सड़ने का, बहुत जल्दी बॉडी सड़ जाती है, इसलिए क्या करते हैं, ग्रीष्म काल में बाहर बर्फ़ लगा देनी चाहिए। लगभग 24 घंटे तक शव में दूषित परिवर्तन नहीं होता। अगर बर्फ़ लगा दिए तो बॉडी ठंडी रहेगी, उसमें क्या होगा, दूषित नहीं होगा 24 घंटे तक। तो सेकंड पॉइंट क्या है, जिस शव में पूर्ण अंग प्रत्यंग हो। ये हमारा उसमें भी था, आचार्य सुश्रुत के टाइम पे भी था कि जिस शव में पूर्ण अंग प्रत्यंग हो, अंग प्रत्यंग कटे फटे ना हो। आचार्य सुश्रुत भी यही चीज़ कहते हैं कि जिसके अंग प्रत्यंग पूरे हों, जिसकी मृत्यु दीर्घकालीन व्याधियों से ना हुई हो। यहाँ भी लिखा हो जिसकी मृत्यु दीर्घकालीन व्याधियों से ना हुई हो, मृत शरीर किसी संक्रामक रोग से ना पीड़ित हुआ हो, संक्रामक रोग से ना मरा हुआ हो, जिसकी मृत्यु विष प्रयोग से ना हुई हो। आचार्य सुश्रुत भी यही कहते थे, जिसकी मृत्यु विष प्रयोग से ना हुई हो। पोस्टमार्टम की हुई बॉडी ना हो। भाई पोस्टमार्टम कब होता है, बॉडी एक्सीडेंटल होती है तब होता है, या पॉइजन होता है तब होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पॉइजन हो, फांसी लगाया हो या एक्सीडेंट हो गया हो, तो उस समय क्या होता है, पोस्टमार्टम होता है। तो क्या बोला गया है कि बॉडी पोस्टमार्टम की हुई ना हो। फिर क्या लिखा, जिसकी आयु लगभग 55 से 60 वर्ष से अधिक ना हो। आचार्य सुश्रुत के टाइम में क्या था, आधुनिक हमारे एंशिएंट टाइम में क्या था कि 100 वर्ष से ज़्यादा ना हो। यहाँ पे क्या है कि 55-60 वर्ष से अधिक ना हुई हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आज के समय में संरक्षक द्रव क्या डालते हैं, कौन कौन से संरक्षक द्रव डालते हैं। ठीक है, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्या डालते हैं, कार्बोलिक एसिड डालते हैं, फेनॉल जिसे कहते हैं। क्या लेते हैं, कितना, 1 लीटर लेना है। ठीक है, फॉर्मेलिन कितना लेंगे, 4 लीटर लेंगे। ग्लिसरीन कितनी, 2 लीटर लेंगे। स्पिरिट कितनी, 3 लीटर लेंगे। टर्पेंटाइन ऑयल कितना लेंगे, 300 ml ले लेंगे। वाटर 3 लीटर लेंगे। ठीक है, देखिए ये मात्राएं जरूर याद कर लीजिए। क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में अगर आपने ये लिख दिया तो समझ लीजिए फिर टीचर खुश और मार्क्स अच्छे मिलेंगे। रंजक द्रव, अब ने बताया था ना अभी, रंजक द्रव डालते हैं तो कौन क्या डालेंगे, रेड लेड डालेंगे। कितना, 200 mg रहेगा। ठीक, वाटर कितना लेगा, 2 लीटर। दोनों को मिक्स करके डाल देते हैं। ठीक,
इंजेक्शन के थ्रू उसको डाल देते हैं। लिखा हुआ देखिए, इन सभी को मिलाकर संरक्षक द्रव तैयार करते हैं, ठीक है। अब संरक्षण की विधि क्या होती है? भाई संरक्षक द्रव तो तैयार हो गया, अब संरक्षण की विधि क्या है? विधि तो मीन्स की प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी। कैसे? मृत शरीर को शवच्छेदन कक्ष में शवच्छेदन मेज पर उत्तान स्थिति यानी सुपाइन पोजीशन में लिटाकर उसके दक्षिण या राइट या लेफ्ट भाग में एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। क्या करेंगे? पहले उसे मृत शरीर को शवच्छेदन कक्ष में ले जाएंगे, डिसेक्शन हॉल में, और उत्तान स्थिति में लेटाएंगे यानी सुपाइन पोजीशन पे लेटाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? दक्षिण या वाम भाग में एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, ठीक है। उसके 4 सेंटीमीटर नीचे इंसिजन यानी कि कट लगाते हैं। इंसिजन मतलब क्या होता है? कट लगाते हैं, ठीक है। वहाँ फीमोरल सीथ मिलती है। क्या मिलती है? फीमोरल सीथ मिलती है, ध्यान रखिएगा। फीमोरल, इसको मार कर देते हैं। इंसिजन, फीमोरल सीथ, इंग्वाइनल लिगामेंट, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। फिर जिसके अंदर लेटरल साइड में फेमोरल आर्टरी होती है। फेमोरल आर्टरी कहाँ होती है? फेमोरल पे होती है, ठीक है। एंड मीडियल साइड में होती है। कहाँ होती है? मीडियल साइड होती है। लेटरल मतलब क्या होता है? बाहर। मीडियल क्या होता है? पीछे, अंदर की ओर। तो मीडियल साइड में होती है, फेमोरल वेन मिलती है, ठीक है। फेमोरल आर्टरी के द्वारा हम प्रिजर्वेटिव फ्लूइड बॉडी में पहुँचाकर डेड बॉडी का प्रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, कहाँ से? फीमोरल वेन मिलती है, उसके बाद फीमोरल आर्टरी के द्वारा हम प्रिजर्वेटिव फ्लूइड को डालते हैं, ठीक है। वो बॉडी में पहुंचकर डेड बॉडी का क्या करता है? प्रिजर्वेशन करता है। क्या करता है? प्रिजर्वेशन करता है। फिर क्या है? या लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से डेड बॉडी को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। या लेफ्ट बॉडी उसमें से कैरोटिड आर्टरी से डेड बॉडी का प्रिजर्वेशन करते हैं। अब संरक्षण तो कर दिया हमने, बॉडी में प्रिजर्वेटिव तो डाल दिया, बॉडी प्रिजर्व हो गई, लेकिन उस टाइम पे सावधानी क्या रखेंगे? अब ऐसे तो खुले चले नहीं जाएंगे, मुंह खोल के चले जाएंगे, है ना। तो उस समय जो सावधानी रखते हैं वो देख लेते हैं। संरक्षण करते समय सावधानियां क्या होती? नाक, कान, गुदा आदि के मार्गों में रुई भर देनी चाहिए, बाहर ना निकल सके ताकि, ठीक है। अब जो बॉडी है, अगर देखो पहले हम अगर जा रहे हैं बॉडी में हम ये सारी चीज़ें करने जा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव भरने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें मास्क लगा के जाना होगा, हमें हाथ में हैंड ग्लव्स पहन के जाने होंगे, ठीक है। हमें ऐसे नहीं जाना है क्योंकि हम वहाँ पे फॉर्मलिन वगैरह होता है और सारे केमिकल होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं, ठीक है। तो हमें मास्क लगाना होगा और हैंड ग्लव्स पहन के जाने होंगे। अब जिसका प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, जिस बॉडी का, उसमें क्या सावधानी रखनी है? नाक, कान एवं गुदा आदि के मार्गों में रुई भर देनी चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो? प्रिजर्वेटिव द्रव जो होता है वो बाहर ना निकले। फीमोरल आर्टरी में कैनुला की डायरेक्शन पहले ऊपर की ओर होनी चाहिए, और जब लगभग 1 लीटर प्रिजर्वेटिव फ्लूइड शेष रह जाए तब कैनुला की डायरेक्शन नीचे की ओर कर देनी चाहिए, जिससे संपूर्ण मृत शरीर में प्रिजर्वेटिव फ्लूइड अच्छी तरह पहुंच जाए। क्लियर? फेमोरल आर्टरी जो होती है उसमें जो कैनुला लगाएंगे, कैनुला के थ्रू ही जाएगा अंदर ब्लड, वो सॉरी प्रिजर्वेटिव फ्लूइड जाएगा। तो पहले क्या करें? उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होनी चाहिए, ठीक। और जब 1 लीटर प्रिजर्वेटिव फ्लूइड रह जाए तब कैनुला को नीचे कर देना चाहिए, जिससे संपूर्ण मृत शरीर में प्रिजर्वेटिव फ्लूइड अच्छी तरह पहुंच जाए। अब द्रव संरक्षण की पहचान कैसे करेंगे? भैया हमने प्रिजर्वेटिव फ्लूइड तो पहुंचा दिया बॉडी में, अब इसकी पहचान भी तो हमें करनी होगी कि संरक्षण हुआ कि नहीं हुआ, मतलब द्रव कहाँ तक पहुंचा। तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? जब फॉर्मेलिन की स्मेल शव की नासिका और कानों में आने लगे, फॉर्मेलिन भी मिलाया जा रहा है ना, जब फॉर्मेलिन की स्मेल बहुत बेकार होती है, जब फॉर्मेलिन की स्मेल नासिका और कानों में आने लगे तब समझ लेना चाहिए कि हाँ भैया द्रव संरक्षण हो गया है। और क्या देखना चाहिए? ललाट मतलब कि फोरहेड जो होता है अपना, ललाट एवं अंगुलियों के अंतिम पर्वों मतलब अंतिम जो टिप होता है, उसकी फिंगर्स का जो टिप होता है, या
फोरहेड का जो सामने का फोरहेड जो होता है, लाट एरिया जो होता है, हेड ऑफ डिस्टल फेलिंग्स में आल्पिन से, पिन होती है ना आल्पिन, तो आल्पिन से भेदन करने पर द्रव रिसने लगता है। आल्पिन थोड़ा सा चुभो देंगे, उसमें से द्रव बाहर निकलने लगेगा, हल्का हल्का रिसने लगता है, तो समझ जाएंगे हाँ कि भैया प्रिजर्वेशन पहुंच गया है। अब रंजक का काम क्या? संरक्षण प्रक्रिया के 7 दिन बाद धमनी संस्थान को विरंजित करना चाहिए। धमनी जो होती है ना, उसको क्या करना चाहिए? विरंजित, मतलब उसमें रंजन कर देना चाहिए, रंग को पहुंचाना चाहिए। अब रंग में बताया गया था ना कि लेड कितना 200 mg होना चाहिए, रेड लेड, वाटर 2 लीटर होना चाहिए, दोनों को मिलाकर फिर रंजक द्रव बनाकर रंजक कर देते हैं, मतलब कि भर देते हैं उसके अंदर। अब शवच्छेदन की बात करते हैं, डिसेक्शन। संरक्षण एवं रंजन मतलब प्रिजर्वेशन एंड स्टेनिंग क्या होता है कि पूर्ण हो जाने के बाद शवच्छेदन कक्ष में शवच्छेदन का कार्य प्रारंभ करते हैं। अब हमने पहले प्रिजर्वेटिव फ्लूइड डाल दिया, फिर हमने रंजन भर दिया, रंजक कर दिया। अब क्या करेंगे? इसका डिसेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? संरक्षण एवं रंजक के पूर्ण हो जाने के बाद शवच्छेदन कक्ष में शवच्छेदन का कार्य प्रारंभ। अब डिसेक्शन करने के लिए बॉडी रेडी है। अब हम बॉडी का डिसेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है? मृत शोधन का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेक्शन। डिसेक्शन क्यों किया जाता है ये बताओ। ये समझने वाली बात है कि भाई डिसेक्शन हम लोग करते क्यों हैं। किसी की बॉडी को लेकर उसमें प्रिजर्वेशन वाला फ्लूइड भरते हैं, बॉडी को संरक्षित करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं, उसमें रंजक भरा जाता है, लेकिन ये सारा कार्य करा क्यों जाता है? डिसेक्शन करते क्यों हैं? ये किस काम के लिए करते हैं, इसको समझना है। तो क्या होगा? शारीरिक अवयवों की गणना हेतु, अंग प्रत्यंगों की रचना की दृष्टि से ज्ञान हेतु। अगर हम डिसेक्शन नहीं करेंगे तो हम मुंह से जबानी बता देंगे भैया ये अंग यहाँ होता है, ये अंग यहाँ होता है, तो आप भी सुन लोगे और मान लो, लेकिन जो आप देखोगे उसको ज़्यादा मानोगे ना। हम कहते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो नीचे पैर के बगल में होता है, हम कुछ भी बोल देंगे आप मान लोगे नहीं। हमें क्या करना होगा? जब तक उसको हम प्रत्यक्ष देखेंगे नहीं तो कैसे मानेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया है? बॉडी का डिसेक्शन किया जाता है, बॉडी का डिसेक्शन किया जाता है। डिसेक्शन करके देखा जाता है कि कौन सा अंग प्रत्यंग कहाँ पे है, उसकी रचना कैसी है, इसलिए डिसेक्शन किया जाता है। तो विभिन्न अवयवों के आवश्यकता अनुसार परिवर्तन एवं उनकी स्थिति के ज्ञान हेतु, बताया ना, स्थिति के ज्ञान हेतु उसकी पोजीशन कैसी है, वो किस पोजीशन में है, लेटरल रखा हुआ है, मीडियन रखा हुआ है, कहाँ पे है, उसकी पोजीशन को जानने के लिए हम क्या करते हैं? डिसेक्शन करते हैं। चिकित्सा एवं शल्य कर्म में सफलता प्राप्ति हेतु, अगर हम डिसेक्शन नहीं करेंगे, हमें अंग प्रत्यंगों के बारे में नहीं पता होगा, तो हम उसकी सर्जरी कैसे करेंगे, शल्य कर्म कैसे करेंगे, हम शल्य कर्म कैसे करेंगे? पता चला कि हमें किडनी का स्टोन निकालना है और हमने कर दिया क्या? सीधे रप्चर कर दिया, पैनक्रियाज में कर दिया, गॉल ब्लैडर में कर दिया, तो इसलिए हमें डिसेक्शन की जानकारी होना आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यक है। मृत शरीर अवयवों के ज्ञान से जीवित प्राणी की प्रक्रियाओं के ज्ञान हेतु। अब मृत शरीर कैसा होता है, मृत शरीर के अवयव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, और जीवित प्राणी की प्रक्रियाओं का ज्ञान हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, मृत शरीर के अवयवों के ज्ञान से जीवित प्राणी की प्रक्रियाओं का ज्ञान हेतु हम उसका पता लगा सकते हैं। शरीर क्रिया, शरीर रचना एवं शल्य शास्त्र के ज्ञान हेतु, अभी हमने आपको बताया था ना कि शरीर क्रिया क्या होता है, शरीर रचना क्या होता है। जहाँ पर शरीर की क्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है उसे शरीर क्रिया कहते हैं। जहाँ पर शरीर की रचना के बारे में जानकारी मिलती है उसे हम क्या कहेंगे? शरीर रचना कहते हैं। फिर क्या है? व्यवहार, आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक ज्ञान हेतु, सैद्धांतिक ज्ञान के साथ क्रियात्मक ज्ञान हेतु, कि वो कार्य कैसे कर रहा है, क्रियात्मक ज्ञान के हेतु। ठीक है, तो इस प्रकार क्या लिखा? इस प्रकार हम निसंदेह कह सकते हैं कि मृत शोधन का एक चिकित्सीय के लिए चिकित्सा हेतु ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। भाई इतनी सारी जानकारी दिया, अगर हमें बॉडी के बारे में नहीं पता होगा तो फिर हम उसका इलाज कैसे करेंगे। ठीक है, इसलिए डिसेक्शन किया जाता है।
ठीक है, इसीलिए डिसेक्शन किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे कौन से ऑर्गन कहाँ पे हैं या कौन से ऑर्गन क्या कार्य कर रहे हैं, उसका स्थान क्या है। ये सब जानकारी हमें डिसेक्शन से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो या मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो जो ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, धन्यवाद।